जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए एडवांस मैथ में मेंसुरेशन की पहली क्लास लेकर आ चुके हैं। जैसा कि इसके पहले बता चुके हैं कि हम मेंसुरेशन को दो भागों में बांटकर पढ़ाने का प्रयास करेंगे, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D। यहाँ पर देखिए, मेंसुरेशन 2D को सबसे पहले पढ़ना है और मेंसुरेशन 2D में आपको जो है केवल परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए, इसके अंतर्गत जो आने वाली आकृतियाँ हैं वह त्रिभुज है, वृत्त है और चतुर्भुज है। त्रिभुज में सभी प्रकार के त्रिभुज कवर हो जाएंगे, वृत्त में अर्धवृत्त और वृत्त जो है दोनों कवर हो जाएंगे, और चतुर्भुज में मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई जितनी प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया और समलंब चतुर्भुज हो गया, मतलब जितने भी चतुर्भुज होते हैं ये सब यहाँ कवर हो जाएंगे। मेंसुरेशन 2D में देखिए, आपको क्या पढ़ना है उस पर बहुत आराम से फोकस करेंगे। सबसे पहले आपको परिमाप पढ़ना है और फिर क्या पढ़ना है, क्षेत्रफल पढ़ना है। परिमाप देखिए आपको जो है बहुत डिटेल पढ़ना है और परिमाप जो है सभी आकृतियों के लिए पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज के अलावा कुछ अन्य टॉपिक भी हम यहाँ पढ़ा देंगे, जैसे समषष्ठभुज। यहाँ पर देखिए एक कुछ अन्य टॉपिकों को भी पढ़ा देंगे, समषष्ठभुज पढ़ा देंगे। समषष्ठभुज के अलावा सम अष्टभुज जो होगा उसे भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इन सभी टॉपिकों को बहुत डिटेल पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और सभी प्रकाशन की बुकें अपने आप लग जाएंगी आपसे। चलिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है परिमाप किसे कहते हैं। देखिए, परिमाप का मतलब चारों तरफ की जो माप होती है वही परिमाप। ऐसा कह देने से काम नहीं चलता है, चूंकि ये क्वेश्चन फंसा सकता है आपको। तो परिमाप किसे कहते हैं, देखिए, किसी दी गई आकृति की केवल बाहरी और सभी जो लंबाई की माप होती है वही क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। बहुत आराम से एक बार फिर से सुनिएगा। किसी दी गई आकृति की केवल बाहरी लंबाई का जो योग होता है वही उसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। मतलब यहाँ पर परिमाप में जो है हम केवल बाहरी माप पर ही ध्यान देते हैं, उसके अंदर की आकृति पर ध्यान नहीं देना होता है। इसके लिए डिटेल कंसेप्ट हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बना देते हैं एक त्रिभुज बना देते हैं और मान लीजिए त्रिभुज की भुजाएं क्या हैं, ए, बी और सी हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए, अगर कह दिया जाए बताइए इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप का मतलब हम बता चुके हैं कि यहाँ पर केवल जो बाहरी माप होती है वही क्या होती है, परिमाप कहलाती है। तो यहाँ पर अगर इसका पेरीमीटर मतलब पी निकालेंगे तो पी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए एक वर्ग दे दिया जाए और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लीजिए वर्ग की सभी भुजाएं स्मॉल ए हैं, तो यहाँ पर इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो P बराबर देखिए क्या हो जाएगा, A को 4 बार जोड़ेंगे, A धन A धन A धन A। तो यहाँ पर परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुणे A मतलब 4 गुणे भुजा हो जाएगा। लेकिन आपको सवाल देखिए कौन कौन से फंसा सकते हैं, क्योंकि आपको परिमाप डिटेल पढ़ लेना है। इसके बाद परिमाप का कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा नहीं सकता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप सभी लोग जानते हैं, अगर मान लीजिए आयत आ जाए तो आयत क्या होता है, यह जो है एक चतुर्भुज है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। अच्छा, वर्ग में भी देखिए प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। देखिए, सभी वर्ग जो होते हैं वो आयत हो सकते हैं लेकिन आयत वर्ग नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इसकी लंबाई l है, तो आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। अगर यह l है तो यह भी कितना होगा, l होगा। अगर मान लीजिए चौड़ाई b है तो यह भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो अगर हम आयत के लिए परिमाप निकालना चाहें तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि चारों तरफ की माप ले लीजिए, मतलब हो जाएगा L प्लस B प्लस L प्लस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए L 2 बार आएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2L प्लस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। मतलब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो इतनी जानकारियां तो सभी लोगों के पास रहती हैं। अब देखिए, इसमें हम एक्स्ट्रा क्या बताने वाले हैं उस पर आपको बहुत आराम से फोकस करना है। जैसे मान लीजिए हम कुछ आकृतियों को बनाते हैं और आपको परिमाप के बारे में एकदम क्लियर जो है कंसेप्ट को समझ लेना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक जो है वर्ग बना देते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और इस वर्ग के शीर्ष पर जो है हम क्या कर देते हैं, 3-3 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या कर देते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं। मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज बना देते हैं जिसमें 2 भुजाएं 3 सेंटीमीटर और उसका आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब ऐसी आकृतियों का अगर परिमाप पूछ ले तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, अगर इसकी डिफिनीशन के अनुसार आप चलेंगे तभी इसका आंसर कन्फर्म दे सकते हैं। परिमाप का मतलब देखिए क्या है, केवल बाहरी परिसीमाओं की लंबाई को ही परिमाप कहते हैं।
इसका मतलब यहाँ पर जब दी गई आकृति में आप परिमाप की गणना करेंगे तो इस वाली भुजा की गणना नहीं करेंगे। क्यों? चूंकि अब यह वाली भुजा अंदर आ चुकी है। तो उम्मीद है आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए परिमाप P बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जो 4 है उसको जोड़ लेंगे, मतलब 4 धन 4 धन 4 कितनी बार है, 3 बार है। आप 3 बार 4 जोड़ेंगे और 2 बार कितना जोड़ेंगे, 3 3 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए P बराबर 4 3 12 हो जाएगा और 12 में 6 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी आप समझ गए होंगे कि परिमाप में अगर फिगर अंदर बन जाएंगे तो हम उसके लिए परिधि की या परिमाप की गणना में योग नहीं लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि मान लीजिए कुछ अन्य आकृतियाँ दे दी जाए तब परिमाप कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक आकृति बना देते हैं इस तरह से। एक मान लीजिए वर्ग बना दिए जिसकी भुजाएं कितनी है, 5-5 सेंटीमीटर की हैं। और जो है इसके अंदर हम क्या बना देते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं और इस त्रिभुज की भुजा कितनी है, 4-4 सेंटीमीटर की है। तो अगर ऐसी आकृतियों का परिमाप पूछ ले तो आपको देखिए अभी अभी हम बताए हैं कि परिमाप में केवल बाह्य भुजाओं की ही माप ली जाती है। इसका मतलब यहाँ पर जब परिमाप निकालेंगे तो इस 4 की गणना आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप के लिए आप केवल बाहरी माप को जोड़ेंगे, मतलब 5 को कितनी बार जोड़ेंगे, 4 बार जोड़ेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए ये आकृति ऐसे बने रहे और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसी आकृति में हम यहाँ पर जो है एक वृत्त बना देते हैं। अब अगर कह दे इसका परिमाप क्या होगा, तो देखिए इसका परिमाप वही होगा जो पहले की आकृति का था। क्यों? क्योंकि यह जो आकृति अंदर बन रही है यह बाहर नहीं है और परिमाप में या परिधि निकालते समय केवल बाहरी माप ली जाती है, आंतरिक माप नहीं लेते हैं। तो उम्मीद है यह पॉइंट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ अन्य फिगरों के लिए परिमाप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, हम यहाँ पर एक आयत बना दिए जिसकी लंबाई कितना है, 6 है और चौड़ाई कितना है, 4 है। यानी लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और इसके अंतर्गत देखिए हम क्या बना देते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं और एक क्या बना देते हैं, एक जो है छोटा सा वर्ग बना देते हैं। एक छोटा सा वर्ग बना देते हैं और इसकी भुजा कितना ले लेते हैं, 2-2 सेंटीमीटर। इसकी भुजा 2-2 सेंटीमीटर ले लेते हैं और यहाँ पर जो त्रिभुज बना है इसकी भुजा कितना ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कितना है, 3 है, यह भी 3 है और यहाँ पर कितना है, 3 है। मतलब यह समबाहु त्रिभुज हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसी आकृतियों का परिमाप पूछा जाए तो देखिए परिमाप में हम बार बार बता रहे हैं कि केवल बाहरी माप ही परिमाप होती है। तो यहाँ पर देखिए जब आप परिमाप निकालेंगे तो इन फिगरों पर हमें ध्यान ही नहीं देना होता है। मतलब आपको क्या करना है, केवल बाहरी माप लेना है। यानी 6 कितनी बार है, 2 बार, तो 6 कितना हो जाएगा, 12 और 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना आएगा, 20 ही सेंटीमीटर आएगा। और कुछ फिगरों को आपको समझना है, यानी आपको परिमाप में इतना क्लियर कर लेना है कि परिमाप का कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा ही ना पाए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक वर्ग बना देते हैं और इस वर्ग की भुजा कितनी है, 8-8 सेंटीमीटर रख देते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो है हम एक त्रिभुज बना देते हैं। मान लीजिए यह भुजा 3 है और यह वाली कितना है, यह वाली 7 है। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर भी हम एक त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ पर यह भुजा कितनी है, 3 है और यह वाली भुजा कितनी है, 8 हो जाए। और इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर हम बना देते हैं एक त्रिभुज और यहाँ पर दोनों भुजाएं कितनी हो जाए, 5-5 हो जाए। और यहाँ पर भी मान लीजिए हम एक त्रिभुज बना देते हैं, यह भुजा कितनी हो जाए, यह भुजा 9 हो जाए और यह भुजा कितनी हो जाए, 4 हो जाए। तो ऐसी स्थिति में देखिए अगर ऐसी आकृति का परिमाप पूछा जाए तो परिमाप का मतलब देखिए क्या होता है, केवल बाहरी माप को ही परिमाप कहते हैं। यानी किसी दी गई आकृति की केवल जो बाहरी माप होती है उन मापों का जो योगफल होता है वही परिमाप कहलाता है। इसका मतलब जब हम इसका परिमाप निकालेंगे तो ये जो 8 सेंटीमीटर की भुजा इसे छोड़ देंगे, यहाँ पर इसे भी छोड़ देंगे, इसी भी छोड़ देंगे और इसे भी छोड़ देंगे। तो अब परिमाप के लिए क्या करना है, आपको जो त्रिभुजाकार भुजाएं दिख रही उन्हीं को जोड़ना है। मतलब ये हो जाएगा 3 प्लस कितना, 7 हो जाएगा। तो 7 3 सीधे लिख देते, कितना, इसकी माप कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ देखिए 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पर 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चनों को अब आप सभी लोग आराम से कर ले जाएंगे। चलिए कुछ और उदाहरणों को लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें परिमाप ज्ञात करना है और आकृति सेम ऐसे रहे और यहाँ पर जो आकृति बन जाए वो आयत हो जाए और यहाँ पर जो आयत के भुजा की लंबाई वो 14 हो जाए और जो चौड़ाई वो कितना हो जाए, 5 हो जाए। तो अगर यह 14 है तो अभी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो हम एक वृत्त बना देते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं
और इन त्रिभुज की माप कितना रख देते हैं, 7 और 7 रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या कर देते हैं, मान लीजिए ये आकृति बना दी जाए और इसके अंदर भी देखिए हम क्या कर देते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं, इसके अंदर भी एक त्रिभुज बना देते हैं और पूछ लें कि बताइए इसकी माप देखिए हम रख देते हैं 8 और इसकी माप कितना रख देते हैं 8 और यहाँ रख देते हैं कितना 9 रख देते हैं। अब यहाँ देखिए कह दिया जाए कि इस आकृति का जो है परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप में देखिए आपको बहुत क्लियर से समझना है आराम से। यहाँ पर हम क्या बता चुके हैं कि परिमाप में केवल बाहरी माप को ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर यह मिड पॉइंट है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह जो बनी हुई ऊपर आकृति है क्या है, यह एक वृत्त की जैसी है और वृत्त में कैसा है, अर्धवृत्त है। जब अर्धवृत्त है तो यहाँ पर आपको जो परिमाप निकालना है तो क्या इसकी माप ली जाएगी, नहीं। और यहाँ जो अंदर आकृति बनी है इसका भी आपको योग नहीं लेना है परिमाप में, और यह वाली भुजा की लंबाई भी नहीं जोड़ी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए परिमाप के लिए आपको क्या करना है, यह जो भुजा 5 है इसको लेना है, यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए जो 14 दिख रहा है इसको लेना है, और यहाँ पर जो 7 और 7 दिख रहा है 7 7 कितना हो जाएगा 14, इसको ले लेना है। और आगे देखिए जो यह अर्धवृत्ताकार आकृति है इसका परिमाप लेना है। तो पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वह 2πr होती है। तो अर्धवृत्त की देखिए अगर अर्धवृत्त के परिमाप की बात की जाए तो 2πr का आधा πr + 2r होता है। 2r क्यों होता है, जब वृत्त पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें 2r नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी आंतरिक माप को नहीं लेना है, हमें केवल ये इस वाले भुजा की लंबाई लेना है। इसलिए हम क्या करेंगे 2πr का आधा मतलब केवल πr लेंगे। तो यहाँ पर प्लस πr लेंगे तो पाई का मतलब क्या होता है 22/7 होता है, इंटू r का मतलब क्या हो जाएगा 14 का आधा कितना 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2πr का आधा πr होता है, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो p बराबर देखिए 14 14 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा प्लस 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 कितना हो जाएगा 10 और 10 5 15 के 5 हो जाएगा, 2 2 4 1 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर परिमाप कितना हो जाएगा 55 आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर 8 2 10 10 5 15 के 5 हो जाएगा और 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप परिमाप का जो कंसेप्ट है एकदम आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए क्षेत्रफल के बारे में समझना है, और जब क्षेत्रफल के बारे में समझ लेंगे तो आपको एक एक आकृतियों के बारे में बहुत आराम से धीरे धीरे समझना है। और इसके बाद जब त्रिभुज की क्लास चलेगी तो त्रिभुज की क्लास लगातार लगभग जो है 20 से 25 क्लासें ली जाएंगी, और उन 20-25 क्लासों को कर लेने के बाद त्रिभुज के सभी कंसेप्ट जो मेंसुरेशन बेस्ड होंगे वे समाप्त हो जाएंगे। ज्योमेट्री में देखिए त्रिभुज के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्री को जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे हम, केवल जो है यहाँ पर त्रिभुज जो मेंसुरेशन के अंदर आएगा उसी को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए समझते हैं कि अगर क्षेत्रफल निकालना है तब कैसे निकालते हैं, या क्षेत्रफल किसे कहते हैं। देखिए इसके बाद आपको थोड़ा सा क्षेत्रफल के बारे में समझना है। क्षेत्रफल के बारे में देखिए, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया होता है। देखिए एरिया का मतलब क्या है, देखिए किसी घिरी हुई आकृति द्वारा जो कवर किया गया क्षेत्र होता है, मतलब किसी बंद आकृति द्वारा जो कवर किया गया या घेरा गया कुल क्षेत्र होता है वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। और क्षेत्रफल की काउंटिंग करते समय हम केवल क्या करते हैं, बाहरी क्षेत्रफल की गणना करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक त्रिभुज बना देते हैं, एक त्रिभुज बना दिए और यहाँ पर मान लीजिए त्रिभुज कैसा हो जाए, समबाहु त्रिभुज हो जाए, ये 6 हो जाए, यह भी 6 हो जाए, यह भी 6 हो जाए। और इसके अंतर्गत हम क्या बना दिए हैं, एक वृत्त बना दिए हैं जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाए, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर कह दिया जाए कि दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप दी गई आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसी से पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन आगे चल करके जब क्वेश्चन बनेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, या जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तब क्षेत्रफल क्या होगा, तो ऐसे प्रश्नों के लिए कंसेप्ट हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं एक बार फिर से सुन लीजिएगा, किसी आकृति द्वारा घेरा गया जो कुल बाहरी क्षेत्रफल होता है उन्हीं क्षेत्रफलों का योग जो है, मतलब क्षेत्र जो होता है, हम कह सकते हैं किसी आकृति द्वारा घेरा गया कुल बाह्य क्षेत्र क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल के बारे में आगे डिटेल कंसेप्टों को हम समझाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर केवल आपको परिमाप के बारे में सही से समझना था। अब चलिए प्रारंभ करते हैं मेंसुरेशन 2D का पहला पार्ट जो आपको पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। तो आपको देखिए सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है।
और त्रिभुज के बारे में पढ़ लेने के बाद जो है मेंसुरेशन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं जो आपसे ना लगे। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज का मतलब देखिए क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यानी यहाँ पर त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। मान लीजिए भुजाएं क्या हैं, ए बी और सी हो जाएं। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। देखिए यहाँ पर हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया है जिसका नाम क्या है, ए बी और सी है। मान लीजिए बी पर बना हुआ कोण क्या है, अल्फा है, और सी पर बना हुआ कोण बीटा है, और ए पर बना हुआ कोण क्या हो जाए, गामा हो जाए। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, BC के समांतर बिंदु ए पर एक रेखा खींच देते हैं। यानी बिंदु ए पर BC के समांतर क्या कर देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। जब बिंदु ए पर BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं, मान लीजिए रेखा क्या हो जाए, L और M हो जाए। यानी यहाँ पर BC हो जाए और BC के समांतर क्या है, हमने एक रेखा खींच दिया है और इस रेखा का नाम क्या है, L और M है। ऐसी स्थिति में यदि इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तीसरी तिर्यक रेखा काट रही है जिसका नाम क्या है, BA है। मान लीजिए इसका नाम क्या है, BA है। जब इसका नाम BA है तो आप लोग जानते हैं कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो आपस में बने हुए एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो इसका मतलब अगर यह कोण अल्फा है, यह कोण अल्फा है, तो यह बाहर का कोण भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर जो है LM जो है BC के समांतर है और यहाँ पर एक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा, जिसका नाम क्या है, AC है। ये मान लीजिए C कहाँ पर, यहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में जो यह वाला कोण था इसके बराबर था, उसी तरह से जो बीटा है वह कोण किसके बराबर हो जाएगा, CAM के बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यह वाला कोण भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक सीधी रेखा पर या एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो दी गई आकृति में दिए गए त्रिभुज में ABC के कोण क्या हैं, अल्फा बीटा और गामा है। यानी अल्फा बीटा और गामा का योगफल कितना है, 180 अंश के बराबर है। इसलिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो उम्मीद है यह प्रूफ किया गया पॉइंट भी आपको बहुत आराम से क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बताते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, कोण के आधार पर कितने प्रकार का होता है और भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार का होता है। देखिए त्रिभुज को देखिए दो प्रकार से हम बांटते हैं। पहला देखिए क्या होता है, भुजा के आधार पर, और दूसरा होता है कोण के आधार पर। त्रिभुज को देखिए हम दो भागों में बांटेंगे, पहला किसके आधार पर, कोण के आधार पर, और दूसरा किसके आधार पर, भुजा के आधार पर। या जो है मान लीजिए हम कह देते हैं पहले किसके आधार पर बांट देते हैं, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और अगला कर देते हैं कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर, और अगला क्या है, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। देखिए त्रिभुज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तब भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और इसके पहले बता चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए अब जब भुजा के आधार पर देखिए त्रिभुज को लेते हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहला नंबर आता है वह कैसा होता है, वह होता है समबाहु त्रिभुज। वह कैसा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब देखिए ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगला जो दूसरा नंबर का होता है उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए क्या होता है, इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा बराबर नहीं होती है। लेकिन सभी त्रिभुजों में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। इसके बाद देखिए जो आपको आगे तीसरे नंबर पर पढ़ना है वह होता है समकोण, मतलब जो है एक समबाहु त्रिभुज हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। एक क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो उम्मीद है आपके तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। समबाहु का मतलब देखिए क्या होता है,
तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समद्विबाहु में देखिए क्या होता है, इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा बराबर नहीं होती है। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसमें सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, मतलब सभी भुजाओं की माप क्या होती है, अलग अलग होती है। अब यहाँ पर देखिए आपको समझना है कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो देखिए कोण के आधार पर देखिए त्रिभुज जो है तीन प्रकार का होता है। पहला देखिए होता है न्यून कोण त्रिभुज। पहला क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद देखिए दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और जो तीसरा होता है वह होता है अधिक कोण त्रिभुज। अब इनके बारे में आपको थोड़ा सा समझना है। अधिक कोण त्रिभुज, यहाँ देखिए न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण जो होते हैं 90 अंश से कम होते हैं, यानी इसमें कोई भी ऐसा कोण नहीं होगा जिसका मान 90 अंश से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। मतलब न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें किसी भी कोण का मान 90 अंश से अधिक नहीं होता है, लेकिन तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। इसमें देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसमें जो है यानी अगर हम न्यून कोण त्रिभुज की आकृति बनाए तो यह आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। समकोण त्रिभुज में देखिए क्या होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है और शेष दो कोणों का योगफल 90 अंश और होता है। मतलब समझिए देखिए क्या है, यह त्रिभुज कुछ इस तरह से होता है कि इसमें एक कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। जब एक कोण 90 अंश होता है तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश का। अगर यहाँ पर यह कोण मान लीजिए थीटा हो जाए तो यह वाला शेष बचा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों, चूंकि तीनों का योगफल 180 अंश होता है, तो यह 90 अंश हो चुका है, तो इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। जब 90 अंश होना चाहिए तो यह कोण थीटा हो जाएगा, तो यह कोण कितना हो जाएगा, शेष बचा कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज की पहचान देखिए क्या है कि यहाँ पर यहाँ देखिए क्या होता है, 90 अंश का कोण बनता है, और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोण थीटा है तो थीटा जिस पर बनता है उसे आधार कहते हैं, और इस थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसके बारे में आगे डिटेल पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए आपको आगे पढ़ना है अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। अधिक कोण त्रिभुज के बारे में देखिए क्या होता है, इसमें कोई एक कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाए, मतलब ऐसा त्रिभुज बन जाए जिसमें कोई एक कोण 90 अंश से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो ऐसे कोण को क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। लेकिन इसमें भी सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश के बराबर ही होता है। तो उम्मीद है यह पॉइंट आपके देखिए एकदम क्लियर हो गए होंगे कि भुजा के आधार पर देखिए त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज की कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को भी आपको समझना है। कभी कभी भुजाओं की माप दे देगा और कहेगा बताइए कोण जो है, मतलब ये त्रिभुज जो है समकोण है या न्यून कोण है या अधिक कोण है। तो इसकी पहचान के लिए देखिए आपको समझना क्या है। मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम क्या है, ABC है। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बना है जिसका नाम क्या है, ABC है। जब इस त्रिभुज का नाम ABC है तो यहाँ पर देखिए समझना क्या है, पहले आपको समझना है कि न्यून कोण त्रिभुज के लिए शर्त क्या होगी। तो न्यून कोण के लिए देखिए क्या बता चुके हैं कि प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से क्या होता है, कम होता है, लेकिन तीनों का योगफल 180 अंश ही होता है। अब यहाँ पर देखिए न्यून कोण के लिए अगर भुजाओं में संबंध निकालते हैं तो न्यून कोण त्रिभुज में यहाँ पर जो दो छोटी भुजाएं होती हैं इनका योगफल, मान लीजिए C क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। मान लीजिए यहाँ पर जो C है वह क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। आगे हम बताने वाले हैं कि त्रिभुज बनने की शर्त क्या है, पहले आपको इस कंडीशन को समझ लेना है। अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज में अगर C सबसे बड़ी भुजा है तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या होता है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का जो योगफल होता है वह C के वर्ग से क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब न्यून कोण त्रिभुज बनने की शर्त क्या होती है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल। यह आपको याद कर लेना है क्योंकि लास्ट में CDS कैट मैट के कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे जो इसी पर आधारित होंगे। हम क्या बता रहे हैं, न्यून कोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल जो होता है वह सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से क्या होता है, बड़ा होता है।
इसी तरह देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल, मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान होता है वह सबसे बड़ी भुजा यानी जो सी है उसके वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। और यहीं से हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं कि मतलब आधार का वर्ग और लंब का वर्ग या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बनने की शर्त क्या है कि यहाँ पर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल अगर तीसरी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी सबसे बड़ी भुजा से अधिक हो तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अगला पॉइंट देखिए आपको समझना है कि अधिक कोण त्रिभुज बनने की शर्त क्या है। इन शर्तों को आप सभी लोगों को आराम से एक एक त्रिभुज के सामने नोट कर लेना है और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का बनता है। आपके आर.एस. अग्रवाल और एस.डी. यादव में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। आगे देखिए यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज के लिए शर्त क्या होती है, यहाँ पर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का जो योगफल होता है, मतलब हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान होता है वह तीसरी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से क्या होता है, छोटा होता है, मतलब सी स्क्वायर का मान क्या होता है, बड़ा होता है। तो यह जो है न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज बनने की कुछ शर्तें हैं। यहाँ पर भुजाओं की माप दी जाएगी और कहा जाएगा कि बताइए यह त्रिभुज कैसा है, समकोण है, न्यून कोण है या अधिक कोण है। तो इन शर्तों को लगा करके आप प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो पहले इन पॉइंटों को आप लोग आराम से नोट कर लेंगे और इस फिगर को इसके बगल में बना लेंगे। अब चलिए समझते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज के बनने की शर्त क्या है, त्रिभुज कब बनेगा कब नहीं बनेगा, कब परिमाप ज्ञात कर सकते हैं कब नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इस पर भी लोकल पेपरों में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इस पर। तो उम्मीद है इसको आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाएं क्या है, ए बी और सी है, जहाँ पर सी क्या है, मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा है। सी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। अब यहाँ पर देखिए आपको पढ़ना है त्रिभुज के बनने की शर्त। त्रिभुज बनने की शर्त देखिए यहाँ से टेट सीटेट में भी लोकल लेवल के पेपरों में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और टफ लेवल के पेपरों में भी प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे समझना है, इसके लिए आपको कंसेप्टों को बहुत आराम से सुनना और समझना है। त्रिभुज के बनने की देखिए शर्त क्या होती है, इस शर्त को समझ लीजिए एक बार। इसके बाद ऐसे प्रश्नों को आप देखते ही समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है। देखिए अगर हम कह दें कि एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, तो बताइए इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए आप जो है कक्षा 9 और कक्षा 10 की क्लासों में पढ़ चुके होंगे कि त्रिभुज की रचना करना, उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना करना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते थे, एक रेखाखंड खींचा करते थे। इसी तरह से मान लीजिए हम एक रेखाखंड पहले खींच लेते हैं 9 सेंटीमीटर का। अब देखिए जब यह 9 सेंटीमीटर भुजा का एक रेखाखंड खींच लिए हैं तो आप लोग क्या करते थे, गोला प्रकार की नोक को 2 सेंटीमीटर फैला के ऐसे चाप लगाते थे और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर फैला के ऐसे चाप लगाएंगे। तो बताइए क्या 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाला चाप एक दूसरे को काट पा रहे हैं, नहीं काट पा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो निर्माण की देखिए शर्त क्या होनी चाहिए, जब ये दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे तभी यहाँ कहीं कोई कटान बिंदु बनेगा और जब अगला कटान बिंदु बनेगा तो उस कटान बिंदु से हम इसके दोनों सिरों को मिला देते हैं, तब त्रिभुज का निर्माण होता है। तो ऐसा कब संभव है, जब इन दोनों का योगफल क्या हो जाए, इसके बराबर ना हो बल्कि इससे बड़ा हो जाए। तो त्रिभुज बनने की पहली शर्त देखिए क्या है, अगर सी सबसे बड़ी भुजा है तो ऐसी स्थिति में देखें त्रिभुज के बनने की शर्तें होती है कि दो छोटी भुजाओं का योगफल, बहुत आराम से सुनना है और आपको नोट कर लेना है। पहली शर्त देखिए क्या है, त्रिभुज तभी बनाया जा सकता है जब दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी सबसे बड़ी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। चूंकि तभी ये चाप काट सकता है, यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज तभी बनेगा जब त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं मतलब a प्लस बी का योगफल क्या हो जाए, सबसे बड़ी भुजा सी से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए।
तो पेपर में देखिए ऐसे प्रश्न दिया गया था कि एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब बताइए, जब यह त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो क्या आप इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे सुन लीजिए कुछ और प्रश्नों को जिसको आप ओरल ही कर सकते हैं। जैसे देखिए हम कह देते हैं एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, कहेगा इसका परिमाप क्या होगा। अब आप देखिए ऐसे प्रश्नों को ओरल उत्तर दे देंगे। यहाँ पर आपको देखिए कोई भी प्रश्न पूछा जाए त्रिभुज का, इन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। यानी ये तभी त्रिभुज बनता है जब 2 छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी सबसे बड़ी भुजा से बड़ा हो जाए। तो यहाँ पर 4 3 7 होगा और 7 का मान 8 के बराबर, बल्कि 8 से देखिए छोटा होगा, बराबर होगा तब भी नहीं बनेगा। तो जब छोटा होगा तो यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, तो इसका परिमाप भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर आप बेवकूफ़ी करेंगे तो यहाँ पर सीधे 3 4 7 और 7 8 कितना 15 ऑप्शन ए वाला उत्तर लगा के चले आएंगे और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज के इस पॉइंट को आपको बहुत डीपली समझना है। एक बार फिर से सुनिए, यदि किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं में एक भुजा सबसे बड़ी है और 2 छोटी छोटी भुजाएं हैं, तो त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है या त्रिभुज तभी बनेगा जब दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी सबसे बड़ी भुजा से क्या हो जाए? अधिक हो। बराबर भी नहीं होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो उम्मीद है यह पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न देखिए कैसे बनेगा। कहेगा एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर हैं, बताइए इसका परिमाप क्या होगा। तो आप बेवकूफ़ी अब लग रहा है कि नहीं करेंगे। इसी तरह से देखिए कुछ अन्य प्रश्नों को बना दें। जैसे हम कह देते हैं कि एक त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं, 9 सेंटीमीटर हैं और जो है कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर हैं, बताइए इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का मतलब देखिए क्या है? चारों तरफ की माप। तो चारों तरफ की माप के लिए कुछ लोग क्या करेंगे? 9 4 13 कर लेंगे और 13 में 15 जोड़ के उत्तर बता देंगे, 28 हो जाएगा। गलत हो जाएगा। इसलिए इस पर आपको बहुत विशेष रूप से फोकस करना है। आपको देखना होगा कि क्वेश्चन जितना छोटा होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई ट्रिक पॉइंट जरूर लगा होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? पहले 2 छोटी भुजाओं को जोड़ करके चेक कर लेंगे कि 9 4 13 है, क्या 13 जो है 15 से बड़ा है? नहीं, इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए त्रिभुज नहीं बनेगा, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका परिमाप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगली शर्त देखिए आपको समझना है। तो उम्मीद है पहली शर्त आपकी एकदम क्लियर हो गई होगी। अब देखिए अगली शर्त क्या है, इसको बहुत आराम से समझना है। अगली शर्त देखिए, दूसरी शर्त क्या है? त्रिभुज का देखिए निर्माण तभी संभव है, त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब 2 भुजाओं का जो अंतर होता है वह तीसरी भुजा से हमेशा क्या रहे? कम रहे। फिर से सुनिए एक बार, त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब 2 छोटी भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा क्या रहे? कम रहे। जैसे मान लीजिए हम एक भुजाएं ले लेते हैं जो त्रिभुज बन सकता है, यानी 3 ले लिए, फिर जो है 4 ले लिए और कितना ले लिए? यहाँ पर जो है 3 4 7 होता है, यहाँ पर 5 ले लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 4 7 होगा जो 5 से अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पर त्रिभुज बनेगा। जब त्रिभुज बनेगा तो यहाँ पर आप देखिए किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर निकालिए, तो क्या अंतर का मान तीसरी भुजा से बड़ा होगा? यानी यहाँ पर आप 4 3 का अंतर निकालिए, कितना आएगा? 4 3 का अंतर 1 आएगा, तो क्या वो 5 से बड़ा होगा? नहीं। अगर आप 5 और 3 का अंतर निकालिए, इस शर्त के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि 2 छोटी भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसका मतलब देखिए अंतर का मतलब देखिए कैसा होता है? धनात्मक होता है। इसलिए यहाँ पर जो अंतर होता है वो अंतर के मान को हम क्या करते हैं? मॉडुलस में लिखते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो a माइनस बी का अंतर होगा वह छोटा होगा किससे? c से। इसी तरह से देखिए हम कह सकते हैं कि जो c माइनस a का अंतर होगा वह छोटा होगा किससे? b से छोटा होगा। या इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो c माइनस a का हो चुका है a माइनस b का हो चुका है, जो b माइनस c का अंतर होगा वह छोटा होगा किससे? a से। तो इन सभी पॉइंटों को आप सभी लोग आराम से नोट कर लेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा c ना हो, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी बड़ा होना चाहिए किससे? c से। मतलब 2 छोटी भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इसी तरह से आप यहाँ लिख सकते थे कि b प्लस c का मान जो है बड़ा होना चाहिए किससे? a से। या हम कह सकते हैं कि c प्लस a का मान बड़ा होना चाहिए किससे? b से।
तो उम्मीद है आज की क्लासें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो प्रश्नों की श्रृंखलाओं वाली क्लास हैं उनको हम आगे लाने का प्रयास करेंगे। यदि क्लास समझ में आ गई है तो हमारी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।